कैसे हैं आप सब लोग? इको किस किस को पसंद है और किस किस के पास थी 12th में? अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास इको थी नहीं, तो मतलब इको के बारे में कभी कुछ सुना ही नहीं कि इको होती क्या है। सीबीएसई कितने हैं और सारे आरबीएसई हैं। ठीक है, आरबीएसई वाले तो अभी माइक्रो मैक्रो पढ़ के आए हैं और सीबीएसई वाले मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं। ठीक है, और जिनके पास इको नहीं थी वो कुछ नहीं पढ़ के आए हैं, मतलब हमें नया शुरू करना पड़ेगा। कैसा लगता है सब्जेक्ट इको? स्कोरिंग है? इजी है? जो पढ़ के आए हैं उनके लिए इजी है या किसी को ऐसे थोड़ा डर भी है इको से कि पता नहीं इको क्या है और क्या नहीं है कुछ ऐसा? इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती? अरे यार और और कोई ऐसा है इंटरेस्टिंग नहीं लगती, मजा नहीं आया इको पढ़ने में? अच्छा, और तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? फिर तो मैंने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया। ऐसे बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है, बट यार मेरे हिसाब से तो है। चले कोई नहीं, देखते हैं। 4 दिन बाद में पूछेंगे कि इको इंटरेस्टिंग है या नहीं है। ठीक है, याद रखना 4 दिन बाद में पूछना है कि इको इंटरेस्टिंग है या नहीं है। क्या होती है इकोनॉमिक्स? कुछ रेलेवेंट थॉट्स कि क्या होती है इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? तो मैंने किताबी भाषा मत बोलना, वो तो मैं ही बता दूंगी। तुम्हारे हिसाब से लेमन लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स क्या होती है? ठीक है, और ऐसे सब लोग कुछ कुछ बता सकते हैं, खाली मैं ही नहीं बोलूंगी, तुम भी बोलोगे। रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है, रिसोर्सेज होते कैसे हैं? कार्स रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, और बोलो। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती है, और बोलो, किसी को कुछ पता? ठीक है, कोई और नहीं बोलेगा, वही बोलेगा सब कुछ। और कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ भी बताओ यार, 2 साल इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हो 11th 12th में, कुछ तो पता होगा। जिसने पढ़ी है उसको तो पता होगा। ठीक है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स सबके बारे में बात करते हैं। और किसी का बर्थडे आ रहा है इस महीने में, अप्रैल में, या आके चला गया? कोई भी नहीं है अप्रैल वाला? मई में आ रहा हो किसी का? मई में भी नहीं आ रहा? सबके आगे वाले हो? किसी का भी नहीं है अप्रैल मई में? चलो कोई नहीं यार, मेरा ही बना लेते हैं। अज्यूमिंग कि आज मेरा बर्थडे है, और मेरी मम्मी ने आज मुझे सुबह 10,000 रुपीज दिए कि बर्थडे है तो जाके स्पेंड कर लेना। ठीक है, अब हम इतने बड़े हो गए, बट फिर भी मम्मी से मांगने पड़ते हैं रुपए, तो अब अपने पास तो होंगे नहीं, तो मम्मी से मांगे कि मम्मी बर्थडे है, कुछ फ्रेंड्स फ्रेंड्स को पार्टी देनी होगी, बच्चों को पार्टी देनी होगी। तो उन्होंने मुझे क्या दे दिए? 10,000 रुपए दे दिए। अब उन्होंने मुझे 10,000 रुपीज दिए। अब हमारी वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड हो सकती हैं, कुछ भी सोच सकती हूँ मैं कि मैं यहाँ पे पार्टी करूंगी, ये भी करूंगी, वो करूंगी, बट दैट डिपेंड्स ऑन माई रिसोर्सेज। वॉन्ट्स तो कुछ भी हो सकती हैं, वॉन्ट्स तो मेरी है कि मुझे जी वैगन खरीदनी है, बट पॉकेट में जी वैगन जैसे पैसे भी तो होने चाहिए। कोई जरूरी थोड़ी है हर कोई जी वैगन ही खरीद सके। तो मेरे को रुपए कितने दिए मम्मी ने? 1,000 रुपए, 10,000 रुपए ही दिए हैं खाली। नाउ आई हैव चॉइसेस कि मुझे इन 10,000 रुपए को कहां कहां स्पेंड करना है। अच्छा तुम बताओ, कहां कहां स्पेंड कर सकते हैं? मेरा बर्थडे है तो मेरे को क्या क्या करना चाहिए? बताओ, क्या क्या करना चाहिए मुझे? हाँ, क्या करना चाहिए? शॉपिंग करनी चाहिए। ठीक है, चलो, पहली चीज शॉपिंग। और शाम को बर्थडे पार्टी में जाना है तो कपड़े तो चाहिए। फिर कितने शॉपिंग में? 2,000 इज गुड। ठीक है, चलो, और क्या कर सकती हूँ? फिर फ्रेंड्स को पार्टी भी देनी पड़ेगी, 5,000। अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, सारा खर्चा ही थोड़ी करती रहूंगी, कुछ सेव भी कर लू। मम्मी ने अगर 10,000 रुपए दिए हैं तो उसमें से कुछ सेव भी कर लू। तो मैंने क्या किया? सेव किया 1,000 रुपीज। अभी भी कुछ बच गया? क्या बच गया? 2,000 रुपए बच गए। अब क्या करूं 2,000 रुपए का? तुम बच्चों को पार्टी दे देंगे, है ना? क्या दे देंगे? बच्चों को पार्टी दे देंगे। मेरे पास चॉइस थी ना बहुत करने की, कि मैं शॉपिंग कर सकती हूँ, फ्रेंड्स को दे सकती हूँ, स्टूडेंट को दे सकती हूँ, और भी बहुत कुछ हो सकता था। बट बीइंग, क्योंकि मेरे पास खाली रुपए कितने थे? 10,000 ही रुपए थे, तो मेरे रिसोर्सेस कैसे थे?
लिमिटेड थे, स्कार्स थे। और चाहे कोई भी बंदा कितना भी करोड़पति बन जाए, हमेशा रुपए कैसे रहेंगे, स्कार्स ही रहेंगे। चाहे मेरे पास 10,000 रुपए हो, चाहे मेरे पास लाख रुपए हो, 10 लाख हो, करोड़ हो, 10 करोड़ हो, मुझे हमेशा क्या लगेगा कि वो रिसोर्सेस कैसे हैं, स्कार्स हैं, लिमिटेड हैं। लिमिटेड मतलब उतने ही हैं मेरे पास, और मेरी वांट्स कैसी है, अनलिमिटेड है। और रिसोर्सेस के यूजेस कैसे होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। मैम ये क्या लाइन हुई, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, इसका क्या मतलब हुआ, दैट रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। बहुत जगह मैं उसको यूज कर सकती हूँ। ये चेयर किस किस के लिए, किस किस काम के लिए यूज आ सकती है, बैठने के लिए, और चेयर लिखने के लिए कैसे यूज आएगी, अच्छा ठीक है, हाँ ये वाली चेयर की बात कर सकते हैं लिखने के लिए, और खड़े होने के लिए भी यूज आ सकती है, खड़े होने के लिए भी तो यूज आ सकती है ना। तो रिसोर्सेज के कैसे हैं, ऑल्टरनेटिव यूज होते हैं। बट अगर मैं इसके ऊपर बैठ गई तो ये और किसी के लिए काम आएगा, अगर मैं इसके ऊपर बैठ जाऊंगी तो और किसी के लिए काम नहीं आएगा ना। तो एक टाइम पे मैं एक रिसोर्सेज को एक ही तरीके से यूज कर सकती हूँ। अगर मैंने ये 2,000 रुपए शॉपिंग पे लगा दिए, तो क्या फिर मैं इस 2,000 रुपए को वापस कहीं यूज कर सकती हूँ क्या, नहीं कर सकती। तो पहली बात तो रिसोर्स कार्स है, दूसरी बात रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, रिसोर्सेस कार्स है, दूसरी बात रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, और हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। ये सब चीजों को बैलेंस करना कौन सिखाता है, इकोनॉमिक्स सिखाता है। ये जो सब चीजें हैं कि भाई हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, सॉरी रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं और हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, इनको जो हमको बैलेंसिंग करना है वो हम किससे करेंगे, इकोनॉमिक्स से करेंगे। इकोनॉमिक्स जो होती है ना वो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। मुझे समझना, तुम्हें समझना और किसी थर्ड पर्सन को समझना इज इकोनॉमिक्स। तो आई कैन से कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस। 9th-10th में सोशल साइंस के अंडर हेड में इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हो। 4 सब्जेक्ट्स होते थे, क्या क्या होते थे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहा है। किसको स्टडी कर रहा है, ह्यूमन। ये हमने इतनी सारी बातें करी, मेरे बारे में बात करी ना, और मैं क्या हूं, ह्यूमन हूं। तो मैं मेरे बिहेवियर को जब स्टडी कर रही हूं या आप लोगों के बिहेवियर को स्टडी कर रही हूं, दैट इज इकोनॉमिक्स। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। The word economics is derived from the Greek word oikonomia. क्या ग्रीक वर्ड है, oikonomia. Oikonomia 2 वर्ड्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट इज oikos, सेकेंड इज nomos. Oikos का मतलब क्या होता है, हाउस, और nomos का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, तुम्हारी पहली क्लास मैनेजमेंट की लगी थी ना, फर्स्ट क्लास, क्या होता है मैनेजमेंट, मैम ने बताया होगा ना मैनेजमेंट क्या होता है। व्हाट इज मैनेजमेंट, ओके, और सिंपल लेमन में बात करते हैं, मैं डेफिनेशंस के फॉर्म में बात नहीं करी, सिंपल बता दो मैनेजमेंट किसको कहता है। किसी चीज को मैनेज करना इज मैनेजमेंट, ठीक है, किसी चीज को मैनेज करना इज मैनेजमेंट। तुम्हारी क्लासेस कितने बजे, कौन सी मैम पढ़ाएंगी, कितने बजे आओगे, कितने बजे ब्रेक होगा, ये सब क्या है, मैनेजमेंट। तुम घर पे जाके पढ़ाई करते हो कि मुझे आज पहले मैनेजमेंट पढ़ना है, फिर अकाउंट्स पढ़नी है, फिर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, और फिर कुछ टाइम बचा तो लॉ पढ़ लूंगा। व्हाट इज दैट, इट इज मैनेजमेंट। यू आर मैनेजिंग द थिंग्स जिनसे हमें क्या मिले, एफिशिएंसी मिले, इफेक्टिवनेस मिले, हमारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो। हम किसी चीज को मैनेज क्यों करते हैं, कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो। तो यहां पे क्या बोला कि ऑइकोस का मतलब तो क्या है, हाउस होल्ड, हाउस, और नॉर्म्स का मतलब क्या है, नोमोस का मतलब क्या है, मैनेजमेंट। मतलब घर को मैनेज करना इज इकोनॉमिक्स। वो तो मम्मियां करती हैं, घर को मैनेज कौन करता है,
मम्मी करती है ना। यार एक बात बताओ, तुम्हारी क्लास कितने बजे होती है सुबह? 9:30, ठीक है। तो तुम्हें घर से 9 बजे निकलना होता होगा ऑलमोस्ट, अपन अज्यूम कर लेते हैं एवरेज में सब लोग घर से 9 बजे या 8:30 बजे निकलते होंगे। और पापा के ऑफिस का टाइम अलग होता होगा, लेट्स अज्यूम 10 बजे जाते होंगे, ठीक है। तो मम्मी को तुम रात को बता के सोते हो ना, कल मुझे 9 बजे जाना है, और पापा बोल के सोएंगे मुझे 10 बजे जाना है। और वो फिर क्या करती है, मैनेज करती है कि बेटे को इतने बजे टिफिन देना है, इनको इतने बजे टिफिन देना है, तो शी हैज टू मैनेज मुझे सुबह कितने बजे उठना है और मुझे कैसे कैसे काम करने हैं। तो क्या ये इकोनॉमिक्स है? हाउस होल्ड को वो मैनेज कर रही हैं, वो क्या है, इकोनॉमिक्स है। उन्होंने तो यही बोला, डेफिनेशन में तो यही बोला कि हाउस होल्ड को मैनेज करना इज इकोनॉमिक्स। पर मैम हम तो किताबों में तो कभी कुछ पढ़ा ही नहीं ऐसा कि पापा इतने बजे गए और मम्मी हम इतने बजे आए और वो इकोनॉमिक्स है। किताबों में पढ़ा कुछ ऐसा? कभी कोई लाइन 11th-12th में किसी टीचर ने बताई हो कि पापा इतने बजे गए, मम्मी बच्चा इतने बजे गया और मम्मी ने वो मैनेज किया, दैट इज इकोनॉमिक्स। बट एक घर से सोसाइटी बनती है और सोसाइटी से नेशन बनता है। सारे घरों को मिला के क्या बनती है, सोसाइटी बनती है, और सारी सोसाइटीज को मिलाकर क्या बनता है, नेशन बनता है। तो जब हम मैनेजमेंट घर से शुरू करेंगे तभी तो हम नेशन तक जाएंगे। आपके घर में मम्मी क्या बोलती है कि सामान लाने का टाइम हो गया, हर महीने राशन आता है, ठीक है, सामान लाने का टाइम हो गया, तो वो मतलब क्या कह रही हैं कि यार, और वो 5 दिन पहले ही बता देती हैं क्योंकि उनको पता है कि हम ढीले ढाले हैं, लाने में टाइम लगाएंगे। 5 दिन से बोलना शुरू कर देगी सामान लाना है, सामान लाना है, सामान लाना है, सामान लाना है। जब हम जाके सामान लेकर आएंगे, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और कोई भी कभी भी आ सकता है, मतलब वांट्स कैसी है, अनलिमिटेड है, तो पहले से आपके पास वो चीजें होनी चाहिए। बात समझ में आई? तो इकोनॉमिक्स क्या बोला, मींस मैनेजिंग हाउस होल्ड इज इकोनॉमिक्स। और हाउस होल्ड को मैनेज करना मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज को समझना, ह्यूमन बींग्स को समझना इज इकोनॉमिक्स, ठीक है। द कवरेज ऑफ इकोनॉमिक्स इज ब्रॉडर देन द मीनिंग ऑफ वर्ड इकोनॉमिक्स। खाली इकोनॉमिक्स के वर्ड को समझने से हम इकोनॉमिक्स नहीं समझ सकते, हमें आगे भी चलना पड़ेगा। आगे क्या कहता है, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। आप मत बताओ, हमें पता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस है, हम पढ़ चुके कि इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस है। विच कंसर्न्ड विद एनालाइजिंग द चॉइसेस। एनालाइजिंग द चॉइसेस, चॉइसेस क्यों करनी पड़ती है, किसी भी चीज में चॉइस क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, और रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूजेस है। हमें चॉइसेस क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, और रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, इसलिए मुझे क्या करनी पड़ रही है, चॉइस करनी पड़ रही है। तो इन्होंने क्या बोला, विद एनालाइजिंग द चॉइसेस, चॉइस एनालाइज करनी है, दैट इंडिविजुअल, पहले हम किसकी बात करेंगे, इंडिविजुअल की, बिजनेसेस की, और गवर्नमेंट्स एंड नेशन। किन 4 लोगों की बात करी, इंडिविजुअल, बिजनेस, गवर्नमेंट और नेशन। क्या इन 4 लोगों के अलावा कंट्री में और कोई होता है, कोई और होता है, कोई तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो, कुछ और होते हैं, इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस, गवर्नमेंट, नेशन, सब लोग आ गए। मेक टू अलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेस, चॉइसेस क्यों कर रहे हैं, टू अलोकेट द लिमिटेड रिसोर्सेस। अलोकेशन का मतलब क्या होता है, हाँ, पाना, अच्छा। अलोकेट का मतलब क्या होता है, बांटना। अलोकेट मतलब यूसेज लगाना, बांटना उस चीज को। मैंने बांटी थी ना वो चीजें, वो 10,000 रुपए को मैंने बांटा ही तो था, ये जो मैंने यहाँ पे किया था ये बांटा ही तो था। मेरे रिसोर्सेज को मैंने क्या किया था, अलोकेट किया था। तो जो रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसे मुझे क्या करना है, अलोकेट करना है। लिमिटेड रिसोर्सेज को मुझे क्या करना है, अलोकेट करना है। इट हैज रेमिफिकेशंस ऑन अ वाइड रेंज ऑफ अदर फील्ड्स इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी, बिजनेस एंड लॉ। इस लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है। अरे तुम्हें ये बताइएगा पेपर कैसा है, एमसीक्यू है या वो है, सब्जेक्टिव है, और लिखने से डर किसको लगता है,
सबको लगता है कि एमसीक्यूज इजी लगता है। तुम ये बताओ, एमसीक्यू इजी होता है या रिटन पेपर इजी होता है? एमसीक्यू से डर लगता है, तो फिर किसी से भी डर नहीं लगता? अच्छा, और किसको एमसीक्यूज ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू रिटन? यार मुझे तो रिटन पेपर ज्यादा पसंद है, क्योंकि एमसीक्यू तो एक गड़बड़ तो पूरा एक नंबर गया, पर अगर आप रिटन पेपर में कुछ लिखकर आए हो तो कुछ तो मिलेगा, आधा नंबर तो देगा। हो सकता है उसका दिमाग थोड़ा ठीक हो, थोड़ा खुश हो कि बच्चे को नंबर दे देने चाहिए, तो कुछ तो देगा, एक दो चीजें तो अपन लिख कर आए होंगे। बट एमसीक्यू में तो कुछ भी नहीं है, अगर ए की जगह बी लिखा है तो पूरा का पूरा एक नंबर गया। ठीक है, और पेपर का सैंपल देखा कैसा आएगा पेपर, कुछ देखा? चलो मैं बताती हूँ, इकोनॉमिक्स पे तो बाद में आएंगे। आपका जो पेपर है दो में डिवाइडेड है, एक इकोनॉमिक्स और एक बिजनेस एनवायरनमेंट। और टोटल आपके पेपर में 12 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स हैं? 12 चैप्टर है। और आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि पहले ये चैप्टर 7 हुआ करते थे और अब कर दिए हैं 12। पहले 7 ही चैप्टर आते थे इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनवायरनमेंट में मिला के, पर अब कितने आएंगे? 12। और इसमें ऐड क्या क्या किया है? एआई, मशीन लर्निंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो मजे की बात यह है कि हम कुछ नया सीखेंगे, अच्छी बात है ना यार, कि हम कुछ नया सीख के जाएंगे आगे और हम लिखना और सीख के जाएंगे। तो हमारे पास 5 चैप्टर तो इकोनॉमिक्स में है और 7 चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट में है। ठीक है, 5 चैप्टर इकोनॉमिक्स के और 7 चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट के। और एक बहुत अच्छी बात और, हर क्वेश्चन खाली 5 ही मार्क्स का है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के कोई क्वेश्चन नहीं है। सारे क्वेश्चन इक्विवेलेंट मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स के। मतलब 100 नंबर का पेपर, 20 क्वेश्चन। तो मतलब छोटी चीजें तो आएंगी ही नहीं, पहले ही कट डाउन हो गई। छोटी चीजें तो वो पूछ ही नहीं सकते, पूछेंगे क्या? खाली बड़ी बड़ी चीजें। और हमें लर्न भी क्या करनी है? बड़ी बड़ी चीजें। 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे नहीं, 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो छोटी चीजें लर्न करने का कोई सेंस ही नहीं है। बड़ी बड़ी चीजें ही लर्न करेंगे हम खाली। अब आएगा कैसा? आईसीएसआई है ना, आईसीआई को कॉपी करने की कोशिश करता है, सीए को कोशिश करता है कॉपी करने की, कि भाई मैं भी कैसा पेपर दूंगा? सीए जैसा पेपर दूंगा। तो उन्होंने भी ऐसे ही बनाया पेपर। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में होगा वो कंपलसरी क्वेश्चन होगा, कि आपको उसको कंपलसरी अटेम्प्ट करना ही करना है। जो पहला क्वेश्चन होगा वो आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना ही करना है। इसमें 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस होंगे, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट 20 मार्क्स। 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस होंगे, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट 20 मार्क्स। फिर आपके पास होंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। इन तीनों क्वेश्चंस में 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होंगे। इनमें से आपको कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं, एनी 2। बराबर है। ऐसा ही सेम बिजनेस एनवायरनमेंट में होगा, ये 50 मार्क्स हो गए। और ऐसा ही सेम बिजनेस एनवायरनमेंट में होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज कंपल्सरी, 5 into 4 is 20. And then question number 6, question number 7, question number 8. 5 into 3, 15, any 2. सेम बिजनेस इकोनॉमिक्स और सेम बिजनेस एनवायरनमेंट में। और बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपके खाली 5 चैप्टर्स हैं और एनवायरनमेंट में आपके पास 7 चैप्टर्स हैं। जिसको लिखना है ये लिख सकता है, फिर आगे चलता है। कुछ पूछना है? चले डेफिनेशन पे। याद है किसी को क्या डेफिनेशन थी? क्या है इकोनॉमिक्स? सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस, जिसमें हम क्या करते हैं? चूज करते हैं। कौन कौन चूज कर रहा है? इंडिविजुअल, बिजनेसेस, गवर्नमेंट और नेशन। किसको चूज कर रहा है?
टू अलोकेट द लिमिटेड रिसोर्स। डेफिनेशन याद हुई? पक्का? कोई दिक्कत? जिनके पास इकोनॉमिक्स नहीं थी उनको समझ में आया थोड़ी बहुत कि इकोनॉमिक्स क्या होती है? अभी थोड़ा बहुत ही समझ में आया होगा। आई कैन नॉट से कि पूरा समझ में आ गया होगा, पर थोड़ा बहुत समझ में आया। ठीक है, चले। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो प्लीज पूछ लेना। कोई वर्ड समझ में नहीं आया, कुछ नहीं आया, झिझकना मत, पूछ लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो। इन जनरल देयर आर फॉलोइंग रीजन फॉर स्टडी इकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों है? क्यों ये सब्जेक्ट बनाया गया कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए? तो वाई टू स्टडी इकोनॉमिक्स के पॉइंट्स नहीं। ठीक है, सबसे पहला है इकोनॉमिक्स फॉर सिटीजनशिप। सिटीजन्स कौन होते हैं? जो इंडिया के रहने वाले लोग हैं, आर सिटीजन्स, उन्हें सिटीजन्स कहते हैं। सॉल्यूशन टू मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम वी कन्फ्रंट, एक मिनट, इन डे टू डे लाइफ हैव पॉलिटिकल एस्पेक्ट। हमको जो भी प्रॉब्लम्स डे टू डे लाइफ में आती है उनका कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एस्पेक्ट होता है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने सब चीजों को क्या कर रखा है? कंट्रोल कर रखा है। एंड मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज एंड planning, be it the issue of international trade agreement, tax restructuring or launching welfare programs. The basic understanding of economics is beneficial for both voters as well as elected officials. बजट कब आता है? फर्स्ट ऑफ फेब्रुवरी। पक्का? बजट 1 फरवरी को ही आता है। 1 फरवरी को आपका क्या आता है? बजट आता है। और बजट में होता क्या है? क्या करती है गवर्नमेंट बजट में? सुना है ना बजट, या बिल्कुल सुना ही नहीं कभी बजट? क्या करती है गवर्नमेंट बजट में? और 11th 12th में चैप्टर भी पढ़ के आए हो बजट, तो क्या करती है गवर्नमेंट बजट में? थोड़ा तेज बोलो, मुझे सुनाई नहीं देता। तेज बोलो थोड़ा, या आगे आ जाओ। जो तुम ये पीछे 4 बैठे हो ना, या तो आगे आगे बैठ जाओ, या फिर थोड़ा तेज बोलो। बोलो बोलो यार, बोलो बोलो जल्दी बोलो। क्या होता है बजट? अच्छा, मूड चेंज हो गया, अब नहीं बोलना? अच्छा, फिर आगे करता क्या है बजट? क्या लिखा होता है ऐसा बजट में? तुम लोग बताओ क्या लिखा होता है? एक्सपेंसेस के बारे में बताते हैं, ठीक है, और हम्म ठीक है, सुनो देखो, बजट क्या होता है ना, गवर्नमेंट बजट बनाती है कि अगले आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हम कितना तो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू लेंगे और कितना एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर खर्च करेंगे। हम लोग को घर में हमारी किसी की शादी होती है तो हम लोग क्या बनाते हैं? पापा बोलते हैं यार लग रहा है 1 करोड़ रुपए खर्च हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना पापा कि लग रहा है 1 करोड़ रुपए खर्च हो जाएगा। तो उन्होंने एस्टिमेशन कर लिया कि कितना खर्चा आगे आने वाले टाइम में होगा। उन्होंने एस्टिमेशन कर लिया कि आने वाले टाइम पे कितना खर्चा होगा, और फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि हो सकता है लड़के की शादी है तो, या लड़की की शादी है कि हो सकता है 40-50 लाख रुपए आ भी जाए। दो लोग देने वाले भी तो देते हैं ना, अपन भी किसी की शादी में जाते हैं तो रुपए देकर आते हैं, तो लोग देने वाले भी तो उन्होंने दिमाग लगाया कि यार हो सकता है कि 40-50 लाख रुपए तो आ भी जाएं। तो एक्सपेंस कितना बैलेंस करना है? 60 लाख रुपए। 1 करोड़ रुपए खर्चा लगेगा, 40 लाख रुपए आ जाएंगे, तो बैलेंस कितना हुआ? 60 लाख रुपए। गवर्नमेंट भी क्या करती है? एस्टिमेट करती है कि अगले आने वाले साल में मेरा कितना तो खर्चा होगा और कितनी इनकम होगी। अच्छा, गवर्नमेंट का मेजर सोर्स क्या है रेवेन्यू का? टैक्स। गवर्नमेंट का मेजर सोर्स क्या है रेवेन्यू का? टैक्स। गवर्नमेंट को मेजर पैसा कहां से मिलता है? टैक्स का। अब लेट्स अज्यूम गवर्नमेंट को 10,000 करोड़ रुपए मिले टैक्स से, ठीक है, और खर्चा करना है 15,000 करोड़ रुपए का, तो 5,000 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? और भी तो सोर्सेज होते हैं रेवेन्यू के, और अगर उनसे भी नहीं आया तो लोन ले लेंगे। अगर हमारे पास भी पैसा नहीं होता तो हम क्या करते हैं? लोन ले लेते हैं। तो गवर्नमेंट भी वो काम कर सकती है, लोन ले लेती है। ये तो काम हुआ पहला बजट का, कि क्या करना है, देखना है कि अगले आने वाले साल में कितना तो एक्सपेंडिचर होएगा, कितना रिसीट होएगा। ये काम पहला है बजट का। दूसरा काम क्या होता है बजट का? आगे आने वाले साल के लिए कुछ प्लानिंग्स करना, पॉलिसीज बनाना।
हैव यू एवर हर्ड अबाउट सर्व शिक्षा अभियान? क्या होती है सर्व शिक्षा अभियान? सारे बच्चों को पढ़ाना, ठीक है, कितने एज तक? 14 ईयर्स तक। 14 ईयर्स तक उनको फ्री एजुकेशन देना। ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज है। आपने जनधन योजना के बारे में सुना है? क्या होती है जनधन योजना? अकाउंट खोलना और उसमें कोई लिमिट नहीं रखी है, आप चाहे कुछ भी रुपए मत जमा कराओ। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं बना रखी है गवर्नमेंट ने, और उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलिसी मेकिंग। क्या बोलते हैं हम? पॉलिसी मेकिंग। और वो किस लिए बना रही है ये पॉलिसीज? टू हेल्प आवर सिटीजन्स, टू हेल्प आवर पब्लिक, जिनसे हमारे यहाँ पे अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, पॉवर्टी रिड्यूस हो सके, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सके, इसलिए बनाती है। तो वो पहले से पॉलिसीज बना के रखती है, प्लान बनाकर रखती है आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो बजट के दो काम हुए। पहली बात तो एस्टिमेट करना रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स को, दूसरी बात प्लानिंग और प्लॉटिंग करना, प्लानिंग और पॉलिसीज बनाना। तो यहां पे क्या बोला कि गवर्नमेंट क्या बना रही है? कुछ इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज बना रही है और प्लानिंग कर रही है। गवर्नमेंट क्या बना रही है? कुछ स्ट्रैटेजीज बना रही है और प्लानिंग कर रही है, जिनसे लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हो सके? रिजॉल्व हो सके। जिनसे लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हो सके? रिजॉल्व हो सके, ठीक है। जैसे क्या इंटरनेशनल ट्रेड अग्रीमेंट का कोई इशू है, या फिर टैक्स को रीस्ट्रक्चर करना है, या फिर कोई वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च करना है, ये तो गवर्नमेंट के हाथों में होता है ना, कि टैक्स को कम ज्यादा करना। अगर एक बात बताओ, इन्फ्लेशन का केस कैसा होता है? इन्फ्लेशन के टाइम पे लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है या कम होता है? इन्फ्लेशन होता क्या है? महंगाई। महंगाई होती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के टाइम पे लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है या कम होता है? ज्यादा होता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स ज्यादा लगाएगी या कम लगाएगी? ज्यादा लगाएगी। और डिफ्लेशन के टाइम पे लोगों के पास पैसा नहीं होता, तो लोग टैक्स, गवर्नमेंट क्या कर देगी? मतलब गवर्नमेंट तो टैक्स के साथ खेल रही है, कभी उसको ज्यादा कर देती है, कभी उसको कम कर देती है। मतलब गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि उसको हमारी कंट्री को कैसे बैलेंस रखना है, कैसे स्टेबल रखना है। तो मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है? टैक्स में रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है। टैक्स में क्या कर रही है? रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है। लॉन्चिंग वेलफेयर प्रोग्राम्स, अभी जैसे अपन ने बात करी जनधन योजना, और भी बहुत सारी योजनाएं होती हैं, ये सर्व शिक्षा अभियान, और वो फ्री में खाना मिलता है बच्चों को, वो कौन सा था, क्या बोलते हैं उसे? मिड डे मील स्कीम। बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई हुई है गवर्नमेंट ने, किसके लिए? वेलफेयर के लिए। किसके वेलफेयर के लिए? पब्लिक के वेलफेयर के लिए। द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स की रखनी वोटर्स के लिए भी जरूरी है, और जिनको हम वोट दे रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है। उनको भी ये पता होना चाहिए, सबको ये पता होना चाहिए कि रिसोर्सेस कैसे हैं? स्कार्स हैं। वांट्स कैसी है? अनलिमिटेड है। इसलिए हमें उसे बैलेंस करना पड़ेगा। पैसे पेड़ पे नहीं उगे हुए हैं कि हमने कभी भी तोड़ लिए। रिसोर्सेस कैसे हैं? लिमिटेड है, इसलिए हमें उसको कैसे यूज करना चाहिए? वाइजली यूज करना चाहिए। क्यों हम कहते हैं कि पानी बचाओ, पेड़ बचाओ, ये करो वो करो? क्योंकि रिसोर्सेस कैसे हैं? लिमिटेड है। हमें पता है कि उनको वापस रिन्यू होने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं कि कम यूज करो और वाइजली यूज करो। घर पे मम्मी बोलती है ना, लाइट बंद कर दिया करो, पानी नल खुला मत छोड़ो, जितना जरूरत है उतना ही लो, वेस्टेज मत करो, क्योंकि उन्हें भी पता है कि रिसोर्सेस कैसे हैं? लिमिटेड हैं, स्कार्स हैं। बात समझ में आई? पहला पॉइंट क्लियर है। चले नेक्स्ट पे। अब सेकंड क्या बोला? अचीविंग सोशल चेंज। As a sensitive young student, if one wants to make his locality, country and this world a better place, there is no dearth of social problem that required our attention. कि अगर आप लोग इतने यंगस्टर्स हो, जेनजीज हो, आप अगर अपने सोसाइटी को, नेशन को, वर्ल्ड को अच्छा बनाना चाहते हो, तो आप क्या चाहोगे? कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी खत्म हो जाए। कौन सी प्रॉब्लम्स? पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, हंगर, क्राइम, अनएम्प्लॉयमेंट, टेररिज्म, इलिटरेसी, माल न्यूट्रिशन। किसी को इनमें से कोई चीजों का मतलब नहीं पता हो? पूछ लो। क्या? कुपोषित और इलिटरेसी। लिटरेट कौन होता है? पढ़ा लिखा। इलिटरेसी मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। और कुछ
या एक बार सारे ही बता दूं? पता है सारे? ठीक है, तो हमको कौन सी चीजों को हटाना है? पॉवर्टी को हटाना है, इनइक्वालिटी को हटाना है, हंगर, क्राइम, अनएम्प्लॉयमेंट, टेररिज्म, इलिटरेसी, माल न्यूट्रिशन, इन सबको हमको हटाना है, और एनी अदर सोशल प्रॉब्लम्स। तो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ दीज प्रॉब्लम। अगर आपको किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है तो आपको उसके बेसिक पे जाना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम्स हुई क्यों, क्यों इतना अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, क्यों इतनी पॉवर्टी हो रही है, और क्यों इतना क्राइम हो रहा है। एक बात बताओ, क्राइम क्यों होता है? क्राइम क्यों होता है? क्राइम के बदले उसे पैसा मिलता है। अगर किसी को क्या बोलते हैं, सुपारी दे दी, ऐसे बोलते हैं ना, सुपारी दे दी, तो सुपारी के बदले उसे क्या मिलता है? पैसा मिलता है। और उसे पैसे की जरूरत क्यों है? क्योंकि वो कमा नहीं पा रहा। वो कमा क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि वो लिटरेट नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था, इसलिए वो कमा नहीं पा रहा, और इसलिए क्राइम रेट्स क्या हो गए? हाई हो गए। मतलब हमें उसको समझने के लिए कि क्राइम क्यों हुआ, उसके कहां जाना पड़ा? बेसिक्स में जाना पड़ा। और उन बेसिक्स को समझने में कौन हेल्प करेगा हमें? इकोनॉमिक्स हेल्प करेगी उन बेसिक्स को समझने के लिए कि ये काम क्यों हो रहा है, क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको समझने के लिए हमें कौन हेल्प करेगा? इकोनॉमिक्स। माल न्यूट्रिशन क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है खाने के लिए। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट है इसलिए पॉवर्टी है, इसलिए खाना नहीं मिल रहा, इसलिए बच्चे क्या हो रहे हैं? माल न्यूट्रिशन हो रहे हैं या कुपोषित हो रहे हैं। तो हमें कहां जाना पड़ेगा? उसके बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, और उस बेसिक्स पे जाने के लिए हमें क्या पढ़नी पड़ेगी? इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। तो हमें ओरिजिन देखना पड़ेगा उस प्रॉब्लम का। एक्सप्लेन व्हाई प्रीवियस एफर्ट्स टू सॉल्व देम हैवंट सक्सीडेड। तुम कोई 30 मार खान हो, जो यंग स्टूडेंट्स हो, जेनजीज हो, जो तुमने पहली बार ये प्रॉब्लम्स देखी है, तुमसे पहले भी तो लोगों ने सॉल्व करी होगी, कोशिश करी होगी ना। तुमसे पहले भी तो, जेनजी से पहले भी तो कोई आए हैं, मिलेनियल्स आए हैं, उन्होंने भी तो इन प्रॉब्लम्स को देखा होगा। उनके क्या उनके पास भी दिल है, उनको भी अच्छा नहीं लगा होगा, तो उन्होंने भी एफर्ट्स किए होंगे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। पर वो अगर सक्सेसफुल हो जाते तो तुम्हारे तक बात ही नहीं आती। तो तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा कि वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए, ऐसा क्या रीजन था कि वो सक्सेसफुल नहीं हुए, और आज भी हमारे यहाँ पे उतनी एम्प्लॉयमेंट है, उतनी पॉवर्टी है, उतनी इलिटरेसी है, या थोड़ी बहुत कम हुई होगी। तो सबसे पहले आपको ये भी जानना पड़ेगा कि ये चीज क्यों नहीं हुई है। पहले आप उसके बेसिक्स पे जाओगे, फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये चीज सॉल्व क्यों नहीं हुई, और वो क्यों नहीं हुई वो भी किससे पढ़ेंगे हम? इकोनॉमिक्स से। वो भी हम किससे जानेंगे? इकोनॉमिक्स से। दैट हेल्प्स टू डिजाइन न्यू मोर इफेक्टिव सोल्यूशन। और अगर आपने ये सब चीजें जान ली तो आप बहुत अच्छी नई और इफेक्टिव सोल्यूशन निकाल सकते हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? क्या बोला, वापस पढ़ते हैं कि आप अपने वर्ल्ड को, नेशन को एक बेटर प्लेस बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप इन सब चीजों को हटाना चाहते हो। अब आपको इसको हटाने के लिए पहले इसके बेसिक पे जाना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि पहले वाले लोगों ने इन चीजों को सॉल्व कैसे किया था और क्या प्रॉब्लम रह गई थी, और फिर आप नई स्ट्रैटेजीज लेकर आओगे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और ये सब कुछ किससे होएगा? इकोनॉमिक्स से। बात समझ में आई? चलें आगे। अब लास्ट पॉइंट क्या है? पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स हैज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट in leading colleges and universities in India as a bachelor degree level for student intending to work in business। एक बात बताओ, आप लोग CS तो कर रहे हो, साथ में ग्रेजुएशन कोर्सेज कर रहे हैं, ठीक है? सब लोग फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, कोई नहीं होगा तो सेकंड सेमेस्टर में होगा। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था, है, 11th-12th में भी पढ़ के आए हो, आगे ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ोगे। तो इकोनॉमिक्स क्या है? एक बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है जो सारे लीडिंग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में बैचलर डिग्री लेवल पे पढ़ाया जाता है। जो भी अगर बिजनेस करना चाहता है या उस फील्ड में जाना चाहता है, उसे इकोनॉमिक्स पढ़ना मैंडेटरी रहेगा सारी यूनिवर्सिटीज में। इट हैज बीन पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स जो अपना करियर किस में बनाना चाहते हैं? लॉ, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल लॉ, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड अदर प्रोफेशन, क्योंकि ये आपको फील्ड को बेटर समझने में हेल्प करेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट थ्योरी, नहीं, इकोनॉमिक्स में हम खाली थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, हम प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। अभी तक आपने जो भी पढ़ा, क्या आपको लगा कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता?
क्या आपको ऐसा लगा कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता? तो क्या ये फिर प्रॉपर थ्योरी है? नहीं, ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ की स्टडी है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है, इसलिए हमें ये चीज पढ़नी पड़ती है। ठीक है, चलें, आज हम लिखने का काम नहीं करेंगे, कल लिखेंगे, अभी अपन पढ़ते हैं और अभी टाइम है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ चॉइस अंडर कंडीशंस ऑफ स्कार्सिटी। ये क्या लिखा है? ये एक डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ चॉइस अंडर कंडीशंस ऑफ स्कार्सिटी। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ इसका? कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ चॉइस अंडर कंडीशंस ऑफ स्कार्सिटी। और और कोई बताना चाहेगा कि ये क्या बोला है? यार अब तो मैंने इतना पढ़ा दिया, अब तो एक लाइन तो समझा ही सकते हो, बताओ। ठीक है, और नींदों में तो नहीं है? नींद तो नहीं आ रही? पक्का? कि लास्ट क्लास है मैम, अब थक गए सुबह से क्लास लेते लेते, है ना? कितने बजे शुरू हुई थी? 9:30 बजे, और अब कितना बज रहा है? ऑलमोस्ट 1:45 मैम बहुत थक गए, इतनी तो आदत ही नहीं है बैठने की, स्कूल में कम से कम बंक तो मार लेते थे, घूम तो आते थे, यहाँ तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है ना? बता दे यार, क्या लिखा है? तू वो क्यों बताएगा? तू बताएगा, धीरे से पूछा है, उससे थोड़ी पूछा है मैंने। तुम बताओ क्या आएगा, क्या है, क्या लिखा है इस पे? बोलो बोलो, नहीं बताना? कोई लड़की तेरे को बोलेगी कि यार चल, तो उसको बोल देना कि यार तू चला जा मेरी जगह, एक काम कर, है ना? चला बोल देगा? चल कोई ना, तू बता दे फिर। तू भी नहीं बताएगा? तेरे को भी समझ नहीं आया? समझ ही नहीं आया, लाइन ही समझ नहीं आई? और किसी को समझ में आई? आप बताओगे क्या लिखा है? नहीं? और कोई? आपको भी लाइन नहीं समझ में आई? बताओ फिर, चलो। देखो क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ चॉइस अंडर कंडीशन ऑफ स्कार्सिटी। यार मम्मी ने मुझे 10,000 रुपए दिए थे, तुम्हारे हिसाब से ज्यादा है कम है? क्या है? ज्यादा है? ज्यादा है या कम है? बताओ। कम लग रहे हैं ना, है ना? मुझे भी लगे थे, जब 10,000 रुपए उन्होंने पकड़ाए थे ना, उनके हिसाब से तो बहुत थे। मुझे यार मम्मी 10,000 रुपए में क्या होता है, कुछ दो 20-25 हजार रुपए, तो बर्थडे का मजा आएगा, नहीं तो बर्थडे का मजा नहीं आएगा। मतलब स्कार्सिटी थी। क्या थी? स्कार्सिटी थी। और इस वजह से ही मुझे क्या करना पड़ा, चूज करना पड़ा कि मैं कहां पे कितना स्पेंड करूं, कहां पे कितना स्पेंड करूं। अगर वो मुझे लाख रुपए देती तो भी स्कार्सिटी होती क्या? होती क्या? स्कार्सिटी होती अगर वो मुझे लाख रुपए देती तो? हाँ होती। मुझे तो लाख रुपए भी कम ही लगते, क्योंकि मेरे वांट्स तो बहुत अनलिमिटेड हैं। मैं तो सोच रही थी मस्त एकदम 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाके पार्टी करूं, तो वहां तो लाख रुपए भी कम होते, मेरे फ्रेंड्स तो इतने सारे हैं, तो मुझे वहां पे लाख रुपए भी कम लगते। मतलब हर जगह आपको स्कार्सिटी तो देखने को मिलेगी मिलेगी, और उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? चूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चूज करना पड़ेगा। आप किसी चीज को चूज कब करते हो? जब मेरे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, और मेरे पास रिसोर्सेज कैसे होते हैं? रिसोर्सेज कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है? चूज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अब किसी को ऐसा लग रहा है कि मुझे ये लाइन समझ में नहीं आई? अब सबको आ गई? आ गई? अरे मैं वापस नहीं पूछ रही यार, बता दो आ गई है या नहीं आई। मैं ये नहीं बोल रही कि वापस बताना पड़ेगा। आई या नहीं आई? आ गई ना? ठीक है, तो क्या बोला? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ चॉइस अंडर कंडीशंस ऑफ स्कार्सिटी। इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी है? जिसमें हमको उसको क्या करना पड़ेगा? चूज करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज की हमेशा क्या रहती है? स्कार्सिटी रहती है। एक बात बताओ, जब तुमने चिन्मय ज्वाइन किया, तो ऐसा तो है नहीं कि जयपुर में खाली सीएस के लिए चिन्मय ही एक इंस्टीट्यूट है, ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, है या नहीं है? पर तुमने क्या किया? चूज किया। बट बहुत सारों को मैं स्कार्स में डाल सकती हूँ, है तो लिमिटेड ही ना।
मैं कितने बोलूंगी, 4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं है। तो स्कार्स तो है और उसमें से मुझे क्या करना पड़ा, एक को चूज करना पड़ा। अब इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स। कई लोगों को लोकेशन सूट नहीं कर रही होगी, बहुत दूर आना पड़ता है। कई लोगों को क्लासेस सूट नहीं, टाइमिंग सूट नहीं हो रहे होंगे, सुबह उनको कहीं और जाना है, उन्हें शाम की क्लासेस चाहिए। कई लोगों को फिनेंस में कोई दिक्कत होगी, कई लोगों को ये दिक्कत होगी कि यहाँ पे क्लासेस कौन ले रहा है, टीचर्स कैसे हैं। तो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स जिन पे हमारी चूजिंग कैपेबिलिटी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। बात समझ में आई? चलें आगे। चलो, दिस डेफिनेशन हैज 2 पार्ट्स। ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी कि इकोनॉमिक स्टडी ऑफ चॉइस है अंडर कंडीशन ऑफ स्कार्सिटी, इसमें 2 पार्ट्स हैं। कौन से 2 पार्ट्स हैं? एक चॉइस और एक स्कार्सिटी। Scarcity is a situation in which amount of something available is insufficient to satisfy the desire for it. कि scarcity एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कुछ चीज जो है वो insufficient है। कोई चीज क्या है? insufficient है हमारी डिजायर को फुलफिल करने के लिए। scarcity क्या है? एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कुछ रिसोर्सेस इनसफिशिएंट है हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। एज एन इंडिविजुअल, फॉर इंस्टेंस, वी फेस स्कार्सिटी ऑफ टाइम एंड स्पेंडिंग पावर। कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता, कई बार हमारे पास स्पेंडिंग पावर नहीं होती, परचेजिंग पावर नहीं होती। क्या होती है परचेजिंग पावर? किसे कहते हैं परचेजिंग पावर? खरीदने की क्षमता, एबिलिटी टू पे। अब मैं जाके खड़ी हो गई आगे जी वैगन के, मुझे तो ये खरीदनी है पापा। अब पापा के पास रुपए भी तो होने चाहिए ना इतने खरीदने के लिए, कि नहीं मेरे को तो यही खरीदनी है, मैं जिद करने बैठ गई, तो क्या मेरे जिद करने से वो खरीदी जाएगी? नहीं खरीदी जाएगी ना। तो मेरे पास क्या होनी चाहिए उस चीज को खरीदने की? परचेजिंग पावर होनी चाहिए। परचेजिंग पावर मतलब खरीदने की क्षमता, एबिलिटी टू पे। ये तो हो गई स्पेंडिंग पावर। स्कार्सिटी ऑफ टाइम, टाइम नहीं है, तुम क्लासेस आ रहे हो, किसी एक फ्रेंड का कॉल आया, चल गेड़ी मार के आते हैं, अब जा पाओगे? टाइम है तुम्हारे पास? बोले मैम क्लास से बाहर नहीं जाने दे रही, तू गेड़ी मारने की बात कर रहा है यार, मैं कैसे आऊं? नहीं आ सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो क्या है? स्कार्सिटी ऑफ टाइम। है तो सबके पास लिमिटेड 24 घंटे ही ना, कोई उसको 48 कर सकता है क्या एक दिन के? नहीं कर सकता। तो वहां पे भी तो स्कार्सिटी है हमारे पास, कि हमारे पास दिन के 24 घंटे ही हैं, जो भी हमें करना है वो उन 24 घंटों में ही करना है। तो हमारे पास लिमिटेड पावर है, लिमिटेड टाइम है। गिवन मोर ऑफ ईदर, वी कुड हैव मोर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर मेरे पास थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाता या फिर थोड़ी स्पेंडिंग पावर ज्यादा हो जाती, खरीदने की क्षमता ज्यादा हो जाती, या फिर मेरे पास थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाता, तो मैं थोड़े ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर लेती। ठीक है, मैं थोड़े ज्यादा गुड्स एंड सर्विस परचेज कर लेती। मैं रात को 9:30 बजे मॉल में गई, पैसे भी थे, बट 9:30 बजे मॉल बंद हो जाता है, खरीद पाई? अगर थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो खरीद लेती थोड़ा और गुड, बट मैं गई 5 बजे बट पैसे नहीं थे, तो मैं कहती थोड़े से पैसे और मिल जाते तो मुझे थोड़ा सामान ज्यादा मिल जाता। बात समझ में आई? At any given point of time, individual face numerous scarcities. कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बात कर लो, इंडिविजुअल्स को स्कार्सिटी फेस करनी ही करनी पड़ती है। अगर आप यहां पे प्रेजेंट हो तो आप कहीं और नहीं हो सकते, और आप बाय चांस कहीं आपकी आत्मा डोल रही है तो मतलब ये दिक्कत की बात है, मतलब सामने वाला आदमी परेशान हो जाएगा। तो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप यहां प्रेजेंट हो तो आप कहीं और हो। आप भी तो रिसोर्सेज ही हो, आप हो या नहीं हो रिसोर्सेज? पहले तो मुझे ये बताओ, तुम रिसोर्सेज हो? कौन बोल रहा है नहीं है? कोई बोल रहा है नहीं है आप रिसोर्सेज? कौन से रिसोर्सेज हो आप? ह्यूमन रिसोर्सेज हो तुम। अब ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट किसने किया? तुम में इन्वेस्टमेंट किसने किया? पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट किया, और तुम आगे जाके उन्हें क्या दोगे? रिटर्न दोगे। ठीक है, अब तुम्हारे पास, तुम्हारी भी तो स्कार्सिटी है। तुम अगर एक हो तो एक ही रहोगे ना, दो तो नहीं बन जाओगे, और एक जगह प्रेजेंट हो तो एक जगह ही प्रेजेंट रहोगे, कहीं दूसरी जगह थोड़ी होगे। तो स्कार्सिटी तो तुम्हारी भी है, चाहे कोई से भी रिसोर्सेज ले लो, फिजिकल रिसोर्सेज ले लो, ह्यूमन रिसोर्सेज ले लो, मनी रिसोर्सेज ले लो, हर चीज की क्या है?
स्कार्सिटी है और एट अ टाइम एक जगह ही अवेलेबल हो सकते हो। ऑल्टरनेटिव यूजेस तो है, तुम बहुत सब चीजों के लिए काम आ सकते हो, तुम पढ़ने के लिए काम आ सकते हो, तुम खेलने के लिए काम आ सकते हो, तुम घर का काम करने के लिए काम आ सकते हो, काम तो बहुत सारी चीजों के लिए आ सकते हो, बट एक टाइम पे तो एक ही काम करोगे ना, दो टाइम कैसे करोगे? ऐसा थोड़ी है कि घर का काम भी कर रहे होगे और बाहर खेल भी रहोगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो सारे रिसोर्सेज के लिमिटेड, सारे रिसोर्सेज स्कार्स हैं और ऑल्टरनेटिव यूजेस है। तो there are so many things one might like to have: sedan cars, branded clothes, style shoes, branded watches, sports equipment, studio apartments, independent bungalow. Individuals have unlimited wants. Individual की wants कैसी होती हैं? Unlimited wants होती है, बट उनको क्या फेस करना पड़ता है? क्या फेस करना पड़ता है? स्कार्सिटी और लिमिटेड परचेजिंग पावर। स्कार्सिटी फेस करनी पड़ती है और क्या फेस करनी पड़ती है? लिमिटेड परचेजिंग पावर। Economics would means the study of ways in which mankind organizes itself to tackle the basic problem of scarcity of resources. हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी सोशल साइंस है जो किसको स्टडी करती है? किसको स्टडी करती है? हाँ, ह्यूमन बिहेवियर को। किसको स्टडी करती है? ह्यूमन बिहेवियर को। तो इकोनॉमिक्स ने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा तरीका है जिसमें मैनकाइंड, ये मैनकाइंड कौन होता है? ये तो नाम ही नहीं सुना कभी। ये मैनकाइंड कौन होता है? ये मैनकाइंड कौन होता है? एक बार वापस लाइन पढ़ना, समझ में आया कि ये कौन है मैनकाइंड? ये कौन से देवी देवता आ गए मैनकाइंड? कौन बोल रहा है? मैनकाइंड कौन होता है? कोई से भगवान है क्या? मैंने तो नहीं सुने कौन से भगवान है। अरे अपन ही तो मैनकाइंड है, ह्यूमंस, मैनकाइंड। हम खुद ही तो मैनकाइंड है। अभी तो बताया कि ह्यूमंस को स्टडी कर रहे हैं हम इकोनॉमिक्स में, तो मैनकाइंड कौन हुए? ह्यूमंस। तो इकोनॉमिक्स वुड मीन्स द स्टडी ऑफ वेज, तरीका पढ़ने का जिसमें मैनकाइंड अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है। क्या करता है? मैनकाइंड अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है टू टैकल द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। टैकल करना मतलब हैंडल करना, टैकल करना मतलब हैंडल करना, कि हम हैंडल कर रहे हैं जो बेसिक प्रॉब्लम है स्कार्सिटी की। ठीक है, हेंस इकोनॉमिस्ट स्टडी ऑफ ऑल्टरनेट सिस्टम रिक्विसाइड टू अलोकेट दीज रिसोर्सेज बिटवीन कंपीटिंग एंड्स। ये ENDS का मतलब क्या हुआ? कंपीटिंग एंड्स का मतलब क्या हुआ? एंड्स का मतलब क्या है? यार मैम आपने इतनी सारी डेफिनेशंस बता दी, समझ ही नहीं आ रहा कौन सी लर्न करेंगे। क्या मतलब है इस एंड्स का? एंड का मतलब तो रुकना होता है ना, खत्म करना। यहां पे भी वही मतलब है क्या? मतलब वही है क्या? एंड्स का मतलब रुकना वही है? इन एंड्स का मतलब होता है वांट्स। इन एंड्स का मतलब क्या है? वांट्स। अब लाइन पढ़ो वापस। इट इज अ स्टडी ऑफ ऑल्टरनेट सिस्टम रिक्विजाइट टू अलोकेट दिस रिसोर्सेज। ये स्टडी है ऑल्टरनेट सिस्टम की कि इन रिसोर्सेज को आपको अलोकेट कैसे करना है बिटवीन कंपीटिंग एंड्स। हमारी जो कंपीटिंग वांट्स है उनको हमको कैसे अलोकेट करना है, दैट इज इकोनॉमिक्स। इन व्यू ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, लास्ट डेफिनेशन जो हमें इकोनॉमिक्स की मिली, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वी चूज टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेज। कैसे हम लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हैं विद ऑल्टरनेटिव यूजेस, ऑब्टेन द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन लिमिटेड वांट्स। एक बात बताओ, अगर आपको किसी चीज का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तब तक आप उस चीज को परचेज करोगे? तुम शर्ट खरीदने गए, ठीक है, अब तुम शर्ट खरीदने गए, उसने तेरे को 100 शर्ट्स दिखा दी, या मॉल में 100 शर्ट्स लगी हुई थी, बट तेरे को एक भी पसंद नहीं आई, तू खरीद के लाएगा?
किसी भी कंडीशन में आप खरीद के लाओगे, क्योंकि मम्मी क्या बोलती है, पैसे पेड़ पे नहीं लगे हुए कि ऐसे ही वेस्ट कराना, पसंद आए जब भी चीज लेकर आना। उस पसंद आए चीज लेकर आने का मतलब क्या है कि आपका सेटिस्फेक्शन कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। आप जब रेस्टोरेंट्स में जाते हो तो आप कोई ऐसी चीज मंगाते हो जो आपको नहीं पसंद, या ऐसी मंगाते हो जो आपको पसंद है? जो आपको पसंद है वो चीज मंगाते हो, क्योंकि आपको अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम करना है, मिनिमम नहीं करना है। तो हम कोई भी चीज अगर खर्च करते हैं या कोई भी चीज अगर हम खरीदते हैं तो हमारा सेटिस्फेक्शन कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, अदरवाइज वील नॉट परचेज दैट थिंग, और हम वो कुछ भी स्पेंड नहीं करेंगे। तो हमारा मेन मोटिव क्या है, सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम लेना। सेटिस्फेक्शन कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अगर मैं एक 10 रुपए का पेन भी खरीद रही हूं तो भी मुझे अगर उसमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो ही मैं नेक्स्ट खरीदूंगी, नहीं तो मैं नहीं खरीदूंगी। अगर वो मुझे चलाने में अच्छा नहीं लगा तो मैं नेक्स्ट नहीं खरीदूंगी। उस चीज में भी मेरे पास क्या होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होना चाहिए। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? वापस पढ़ दूं एक बार डेफिनेशन, क्या बोला, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वी चूज लिमिटेड रिसोर्सेज with alternative uses to obtain the maximum satisfaction of unlimited human wants। बात समझ में आई? समझ में आई कुछ कुछ इकोनॉमिक्स क्या होती है, कुछ कुछ चीजें दिमाग में घुसी। कल हम इसको लिखेंगे जितना हमने आज पढ़ा है, और उसके बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल हम डिमांड शुरू करेंगे। पहले सबने पढ़ी है डिमांड चैप्टर? इतनी जल्दी है भागने की कि मैम बस छोड़े और हम भागे यहां से, है ना। कल हम डिमांड शुरू करेंगे और उसके बाद में फिर आगे देखेंगे क्या करना है, पहले इसको लिखेंगे, ठीक है।